आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड राज्य विशेष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। और पूर्व में आपको शेड्यूल दिया गया है, सोमवार से शुक्रवार तक का शेड्यूल दिया गया है। और करंट अफेयर्स की जो आपकी कक्षा है वो प्रत्येक दिन अब प्रत्येक शनिवार को आपकी होगी, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार आपकी लगातार कक्षाएं होती हैं। तो इस दौरान आपको असुविधा ना हो, शनिवार के दिन करंट अफेयर्स रखा गया है। और दूसरी बात आपको बता दें कि जो आपको शेड्यूल दिया गया है उसके आधार पे आज बुधवार है और बुधवार के दिन हम हल करते हैं विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को। बृहस्पतिवार को इतिहास और फिर शुक्रवार को एक बार फिर से विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हैं। विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में आज हम देखने वाले हैं वर्ष 2017 का प्रश्न पत्र, जो कि यूके पीसीएस में पूछा गया था। उत्तराखंड पीसीएस में जो प्रश्न पत्र आया था वर्ष 2017 में, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वर्ष 2017 के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं पीएससी के। ध्यान से देखना है, प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हों। ईमानदारी के साथ अपने आप को बोलते हैं ना, स्व मूल्यांकन करना, तो अपने आप का मूल्यांकन ईमानदारी से करना है और जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का भी हमें प्रयास करना है। और मैं बार बार कहता हूं, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नों के द्वारा ही आप रिवीजन क्विक कर सकते हैं। और आपके लिए जब तक आपका एग्जाम नजदीक आएगा उससे पहले टॉप 20 सीरीज एक मैं लाऊंगा और प्रयास करूंगा कि इस टॉप 20 सीरीज में 1 से 2 अध्याय के कम से कम 1 से 2 अध्याय के टॉप 20 प्रश्न हो, जिससे कि कम से कम 2 से 3 चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो, सिर्फ 20 प्रश्नों से। ठीक है, आज के भी प्रश्नों में ऐसा प्रयास किया गया है, तो ध्यान से देखना है। चलिए, पहला प्रश्न जो कि वर्ष 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। मान लीजिए आप 2017 की परीक्षा में बैठते, या मान लीजिए यही प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा इस बार, तो किस तरह का जवाब होगा आप अपने आप का रिव्यू करिए। यहाँ पे बोला गया है, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था, आपको बताना है। चले बताएं, किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयू रैमजे। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, आपका टाइम प्रारंभ होता है अब। चले बताएं। यहाँ पे विकल्प आपके दिए हुए हैं। विकल्प कौन से दिए हुए हैं? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड कर्जन। अब आपको बताना है कि नाम यह किसका था? जेम्स एंड्रयू रैमजे। चलिए बताएं, जेम्स एंड्रयू रैमजे किसका नाम था? यहां पे बोला गया है जेम्स एंड्रयू रैमजे, तो आपको बता दें ये लॉर्ड डलहौजी का नाम था। किसका नाम था? लॉर्ड डलहौजी का नाम था जेम्स एंड्रयू रैमजे। और लॉर्ड डलहौजी की जब बात आती है तो लॉर्ड डलहौजी को हम बहुत संदर्भों में याद रखते हैं। किन किन संदर्भों में याद रखते हैं उसको यहीं पर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम डलहौजी को जानते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए। किस प्रकार से इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा, अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया। व्यक्तिगत सिद्धांत के लिए इनको जाना जाता है। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी को हम जानते हैं भारत में रेलवे के विकास के लिए। भले ही रेलवे के विकास का उद्देश्य उस समय भारत के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सुदूरवर्ती खदानों से निकाले जाने वाले खनिजों को यहाँ से बाहर निकालना था, तटीय क्षेत्रों तक पहुंचाना था, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे का जो विकास हुआ था उसके लिए भी लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्हीं के समय काल में पंजाब का विलय हुआ था। अंग्रेज साम्राज्य में पंजाब का विलय हुआ था कब? 1849 में, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि अवध का विलय भी इन्हीं के समय में हुआ था और कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति है उसके लिए अवध का विलय भी जिम्मेदार है। यदि अवध के क्षेत्र में 1857 में लोग क्रांति पर उतर आए तो कहीं ना कहीं जबरन विलय जो था वो उसका कारक था। 1856 में किया गया था। इसके बाद इसने लोअर बर्मा, जिसको पेगू बोलते थे, लोअर बर्मा को भी मिलाया था अंग्रेजी क्षेत्र में। लोअर बर्मा का भी अधिग्रहण किया था। तो व्यक्तिगत सिद्धांत के माध्यम से बहुत सारे क्षेत्रों को इन्होंने अपने में मिलाया बिना युद्ध किए।
रेलवे का विकास कराया, पंजाब को इन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया, अवध का विलय मिलाया और लोअर बर्मा पर भी इन्होंने अपना अधिकार किया। ये आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही महाराजा दलीप को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही पेंशन देकर इंग्लैंड भेजा गया था। पेंशन देकर इंग्लैंड भेजा गया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें क्या चीजें और हमें देखनी है लॉर्ड डलहौजी के संबंध में। लॉर्ड डलहौजी के संबंध में कुछ चीजें और महत्वपूर्ण है जो हमें याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, और मैं आज से आपसे मांग करता हूं कि आप जो ये कक्षा होती है इसमें जो भी फैक्ट बताए जाते हैं, उनके जो आप नोट्स बनाते हैं, उन नोट्स को आप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करेंगे। जो भी छात्र देख रहा है, चाहे एक छात्र देखे, 2 छात्र, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आप हजारों की संख्या में देखो, फर्क ये पड़ता है कि कितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जो नोट्स दिखाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उसको शेयर करते हैं। तो आपको बताना है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने देख लिया डिटेल में। अब इसमें आपको देखना है चार्ल्स वुड डिस्पैच। आपने सुना होगा चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था, चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच आपको पता होगा 1854 में। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के द्वारा आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ किया गया था। आपको पता होगा आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ चार्ल्स वुड डिस्पैच के माध्यम से 1854 में किया गया था, और उस समय भी लॉर्ड डलहौजी की भूमिका इसमें थी। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं रुड़की में अभियांत्रिक विश्वविद्यालय खोला गया था, और किसके माध्यम से खोला गया था? लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से खोला गया था, पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आप जानते हो कि चार्ल्स वुड डिस्पैच में क्या बताया गया था? भारत में शिक्षा को 3 भागों में बांटा गया था, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा। ये भी आपको चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ डाक टिकटों का प्रचलन भी लॉर्ड डलहौजी के समय काल में हुआ, और लॉर्ड डलहौजी के समय काल में जिस प्रकार से रेलवे पर विकास किया गया, उसी तरह से लॉर्ड डलहौजी के समय काल में बंदरगाहों पर भी ध्यान दिया गया। बंदरगाहों का भी विकास लॉर्ड डलहौजी के समय काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1875 के विद्रोह। देखो यहाँ पे कुछ चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक है, वहां पे सही कर लेना है। यहाँ पे है 1857। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। चले बताएं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 10 सेकेंड का समय है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड कैनिन या लॉर्ड ऑकलैंड? चले बताएं। कौन था गवर्नर जनरल? 4 विकल्प आपके पास हैं, इन चारों में से कौन सा चुनाव सही है आपको बताना है। यहां पे बोला गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल। तो आपको बता दें 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन। ठीक है, और लॉर्ड कैनिन ही वर्ष 1858 में भारत के पहले वायसराय भी बने थे। 1858 में भारत के पहले वायसराय के रूप में ही लॉर्ड कैनिन की नियुक्ति हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा यदि हम देखें प्रमुख कार्य क्या किया गया लॉर्ड कैनिन के द्वारा, तो आपको याद रखना है न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिन ने भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट 1861 में, भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट 1861 में क्या किया? 61 के द्वारा क्या किया? 3 जगहों पर उच्च न्यायालय की स्थापना कराई। कहां पे? बंबई में कराई, कोलकाता में कराई, और बंबई, कोलकाता और मद्रास। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बंबई, कोलकाता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना जो कि 1861
भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट के माध्यम से कराई गई थी, यह स्थापना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कराई गई थी। तो लॉर्ड कैनिंग के काल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आप इसको देख सकते हो। 3 प्रमुख स्थानों पर उच्च न्यायालयों की स्थापना, बंबई, कोलकाता और मद्रास, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात हो रही है 1857 के विद्रोह की। 1857 के विद्रोह की जब बात आती है तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न तो ये बनता है कि विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्वकर्ता कौन था। जैसे यदि हम बात करें झांसी की, हम बात करें लखनऊ की, हम बात करें फैजाबाद की, हम बात करें कानपुर की, झांसी हो गया, लखनऊ हो गया, फैजाबाद हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली 5वां आपका दिल्ली हो गया, 6वां आपका हो गया बिहार। तो इन क्षेत्रों में किसने नेतृत्व प्रदान किया, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब झांसी की बात करें तो आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पे नेतृत्व प्रदान किया, रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं, नाम आपने सुना होगा, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में नेतृत्व प्रदान किया, बेगम हजरत महल। यदि आपको याद है तो आप सिर्फ बोलते जाइए, शांत नहीं रहना है। यदि आपको याद है और आप वीडियो देख रहे हैं, शांत नहीं रहना, आपको बोलना है, आपको जवाब देना है, क्योंकि जितनी बार आप जवाब देंगे उतनी चीजें आपकी बेहतर होंगी। फैजाबाद की यदि हम बात करते हैं तो मौलवी अहमद शाह, मौलवी अहमद शाह, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। कानपुर की जब बात करते हैं तो कानपुर में आपको याद रखना है अजीमुल्लाह खां, ये नाम आपको याद रखना है। दिल्ली की यदि हम बात करें तो बख्त खां, ये नाम आपको याद रखना है। और बिहार की यदि हम बात करें तो कुंवर सिंह, ये आपको याद रखना है। तो कहां कहां पे किन क्षेत्रों में किसने नेतृत्व प्रदान किया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब कानपुर से यदि हम देखें तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको और देखनी, जैसे झांसी से लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, अवध के क्षेत्र से मतलब फैजाबाद से आप देख रहे हैं मौलवी अहमद शाह, कानपुर से अजीमुल्लाह खां, और दिल्ली से बख्त खां, बिहार से कुंवर सिंह। ये कुछ नाम है जो आपको पता होना चाहिए जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व किया। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इनकी समाधि अक्सर पूछी जाती है। तो इनकी समाधि आपको बता दें, ये ग्वालियर में मिलेगी। इनकी समाधि स्थल ग्वालियर में है। और जो इनका युद्ध हुआ था जिसमें ये शहीद हुई थी, इसमें जनरल था जिसको नाम था होरोज। ये आपको नाम याद आना चाहिए कि जिससे युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी, उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। अब आप जानते हैं तात्या टोपे का भी नाम जुड़ता है। तात्या टोपे जो हैं, इनका जो संदर्भ है कानपुर से जोड़ा जाता है, नाना साहिब हो गए। तात्या टोपे की जब बात करते हैं तो तात्या टोपे, ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से थे जिनको गिरफ्तार कर फांसी पे लटकाया गया, तो तात्या टोपे थे। फिर थे नाना साहेब। नाना साहेब, नाना साहेब की बात करें तो नाना साहेब के बारे में आपको पता होगा कि इनको ये नेपाल भाग गए थे, छोड़ के चले गए थे देश। और बहादुर शाह जो कि दिल्ली में शासक हुआ करता था, इसको रंगून भेज दिया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाना साहब, तात्या टोपे कहीं ना कहीं कानपुर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य चीजें आपको देखते हैं। और इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कई बार कि आत्माराम पांडुरंग किसका नाम था, तो आत्माराम पांडुरंग जो नाम था वो तात्या टोपे का नाम था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी हमें होती है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई, आपको बताना। चले बताएं, इसकी स्थापना कब हुई? इसका पूर्व नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका पूर्व नाम था हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, ये इसका पूर्व नाम था। तो बताएं इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है कब हुई थी इसकी स्थापना। चल, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1924 में। यहाँ पे जो विकल्प है मैडम ने, सॉरी, वर्ष 1928 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 28 में हुई थी, लेकिन जब एसोसिएशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1924 में हुई। याद रखिएगा, एसोसिएशन की बात की जाए तो वर्ष 1924, यदि आपसे पूछा जाए रिपब्लिकन आर्मी तो आप टिक करेंगे 1928, रिपब्लिकन एसोसिएशन तो आप टिक करोगे 1924। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं जो आपको देखनी है, जैसे कि कई बार पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक सदस्यों में कौन था, किसके द्वारा स्थापना की गई थी। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम आपको याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। दूसरा नाम आपको याद रखना है योगेश चंद्र चटर्जी, तीसरा नाम आपको याद रखना है चंद्रशेखर, और चौथा नाम आपको याद रखना है सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल के प्रयासों के फलस्वरूप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी, जिसका नाम वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया था। बाद के वर्षों में जो भगत सिंह की संस्था थी भारत नौजवान सभा, उसका भी विलय यहाँ पर कर दिया गया था। क्या नाम था उसका, भगत सिंह की संस्था का, भारत नौजवान सभा। भारत नौजवान सभा का विलय बाद में इसमें कर दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी इस प्रश्न से आपके लिए महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो आपको यहीं पर याद करना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। पूर्व में इसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम था, ठीक है। अब एसोसिएशन इसका नाम था और इसमें 4 संस्थापक सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर और सचिंद्र नाथ सान्याल। बाद में भारत नौजवान सभा जो कि भगत सिंह की संस्था थी, इसका भी विलय इसमें कर दिया गया। चले, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं आपके वर्ष 2017 की परीक्षा में, इसको बताएं। प्रश्न नंबर 4 इन्होंने त्रुटिपूर्ण फिर से वही टाइप कर दिया है, कोई बात नहीं। इसमें आ गया, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का प्राचीन नहीं है। प्राचीन यहाँ पे आपको देखना है, निम्न से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। यहाँ पे है कौन सी प्राचीन प्रजाति, ठीक है। तो बताएं इनमें से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, आपको बताना है। चले बताएं इनमें से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं, एच, नाग, खासी, किन्नर। इनमें से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। शब्द पे गौर करिएगा, प्राचीन प्रजाति नहीं है, आपको बताना। चले, अब आपको बता दें यहाँ पे कि उत्तराखंड की जो प्राचीन प्रजातियां मानी जाती हैं वो यक्ष हो गया, आपका नाग हो गया, किन्नर हो गया, इसके बाद आता है गंधर्व हो गया। ये उत्तराखंड की प्राचीन प्रजातियां मानी जाती हैं। खासी की यदि हम बात करें तो ये प्रजाति नहीं बल्कि एक जनजाति है, और ये जो जनजाति है ये संबंधित है मेघालय से। और आप जानते होंगे मेघालय में खासी नाम की पहाड़ियां भी हैं। 3 पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी,
गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। उन तीनों पहाड़ियों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मेघालय के संदर्भ में 3 पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेघालय से संबंधित है खासी, और एक जनजाति है, ना कि जाति। तो आप आसानी से टिक कर सकते हो। यदि आपको थोड़ा भी विषय वस्तु के बारे में पता है, समसामयिक संदर्भों से आप जुड़े हैं, तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलें इसको बताएं। खुडबुड़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था आपको बताना है। खुडबुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 4 विकल्प है, 1800, 1804, 1710 या 1805। बताएं, खुडबुड़ा का युद्ध कब हुआ था? चार विकल्प हैं, 1800, 1804, 1710, 1805। बताएं। आपको बता दें कि इस युद्ध में जो एक राजा हुआ करते थे गढ़वाल के, जिनका नाम था प्रद्युमन शाह, राजा प्रद्युमन शाह जो थे, गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह, ये नेपाल के गोरखा आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ते हुए इस युद्ध में मारे गए थे। और जो ये युद्ध हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1804 में। तो याद रखना है, खुडबुड़ा का जो युद्ध है, इस युद्ध में नेपाल के गोरखाओं से लड़ते हुए गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह मारे गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। इसको बताएं। वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की? उत्तराखंड में वर्ष 1946 में यह मांग किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। श्री देव सुमन, बद्री दत्त पांडे, पीसी जोशी या मानवेंद्र शाह, इन चारों में से किसके द्वारा ये मांग की गई थी, आपको बताना है। चले, पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक प्रभाग, पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग की मांग किसके द्वारा की गई थी? चलें, जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है बद्री दत्त पांडे, या इनको बोलते हैं बीडी पांडे, बीडी पांडे। ठीक है, बीडी पांडे या बद्री दत्त पांडे द्वारा ये मांग की गई थी। अब आपको बता दें कि बद्री दत्त पांडे को गढ़वाल केसरी के नाम से भी जानते हैं, गढ़वाल केसरी। अब गढ़वाल केसरी के नाम से जानते हैं, तो क्यों जानते हैं गढ़वाल केसरी के नाम से, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है उत्तराखंड में एक प्रथा प्रचलित थी जिसको बोलते थे कुली बेगार प्रथा, कुली बेगार प्रथा। और कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए कुली बेगार आंदोलन वर्ष 1921 में उत्तराखंड में हुआ था। और जो कुली बेगार आंदोलन हुआ था वर्ष 1921 में, उसी में शीर्ष आप कह सकते हैं कि जो नेतृत्व प्रदान किया था उस आंदोलन को, वो किया था बद्री दत्त पांडे या बीडी पांडे ने। तो बीडी पांडे या बद्री दत्त पांडे को कुली बेगार आंदोलन में नेतृत्व के लिए, कुशल नेतृत्व के लिए, सफल नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, इस उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, और इसके बाद कुली बेगार प्रथा पर रोक लगी थी, तो सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान करने के लिए इनको यह उपाधि दी गई थी। और इनको आपने देखा गढ़वाल केसरी, कुमायूं केसरी के नाम से भी जाना जाता है, कुमायूं केसरी की भी उपाधि इनको मिल चुकी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि बीडी पांडे जो हैं, इनको कुमायूं केसरी की भी उपाधि मिल चुकी है और गढ़वाल केसरी की भी उपाधि मिल चुकी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चल
सिगौली की संधि या सुगौली की संधि, बात एक ही है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है सुगौली की संधि, ठीक है। तो सुगौली की संधि या सिगौली की संधि, बात एक ही है। आप बताएं सिगौली की संधि कब हुई थी? सिगौली की संधि कब हुई थी? बताएं, ये संधि कब हुई थी आपको बताना है। आपके पास समय है 10 सेकंड का, बताएं। और याद रखिएगा, जिनका यहाँ पे इस प्रश्न पत्र में आप यदि 60 से 70% स्कोर कर रहे हैं, मतलब यदि हम 50 प्रश्न हल कर रहे हैं और लगभग आप 30 से 35 प्रश्न तक जा रहे हैं, तो आप बेहतर स्थिति में हैं। यदि उससे नीचे जा रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत। बताएं सुगौली की संधि कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1815 में, ठीक है। वर्ष 1815 में 2 दिसंबर को ये संधि हुई थी। और दूसरा शब्द पूछा जा सकता है कि किनके बीच हुई थी, तो आपको बता दें ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। तो याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच 2 दिसंबर 1815 को यह संधि हुई थी। इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत था कि नेपाल के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखने की बात की गई थी। क्या हुआ था इस संधि के अंतर्गत? नेपाल के कुछ भाग को भारत में मिला लिया गया था। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था और काठमांडू में उस समय एक ब्रिटिश प्रतिनिधि रखने की बात इस संधि के माध्यम से की गई। चलें इसको बताएं। चमोली के रौड़ी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? चलें 4 विकल्प आपके सामने हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी या कल्याण रावत। चलें जवाब दीजिए। चलें 4 नाम हैं और पूछा जा रहा है चमोली के और रौड़ी गांव में, और रौड़ी के जंगलों को बचाया गया था इसके द्वारा, तो आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें शीघ्र जवाब दीजिए। इसका जो नेतृत्व किया था, जो आंदोलन चलाया था, वो था गौरा देवी ने। और गौरा देवी को एक उपनाम के नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं चिपको वुमेन। इनको चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, गौरा देवी। और आपको बता दें बाद में, क्योंकि शुरुआत तो गौरा देवी ने ही किया था, लेकिन बाद में इस आंदोलन को जो आप कह सकते हैं कि इसके शिखर तक पहुंचाया, चरम सीमा तक पहुंचाया, इसके आप कह सकते हैं टॉप लेवल तक पहुंचाया, तो वो थे चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। बाद में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे जुड़े थे। अब इसमें आप देखोगे कि जो इसमें एक नाम है चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट को एक पुरस्कार मिला है प्रमुख, जिसको आप कहते हैं रैमन मैग्सेसे। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको मिला है। अब ये जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है, ये चंडी प्रसाद भट्ट के अलावा भी उत्तराखंड के एक व्यक्ति को मिला है जिनका नाम है दीप जोशी। तो याद रखिएगा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को मिला है। पहले हैं दीप जोशी और दूसरे हैं चंडी प्रसाद भट्ट, ये आपको याद रखना है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको बता दें फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे और उन्हीं की याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस वही देश है जिसकी राजधानी है मनीला। और मैंने आपको बताया था इनके बारे में कि यहाँ की एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार फिलीपींस के इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। कई बार मैंने आपको बताया है, तो आज आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देंगे कि फिलीपींस की वो कौन सी महिला खिलाड़ी है भारोत्तोलन की जिन्होंने फिलीपींस के इतिहास में 1924 के बाद से पहली बार फिलीपींस के खाते में स्वर्ण पदक गया है। तो किसके द्वारा गया है? भारोत्तोलन में गया है, महिला है, कौन है? नाम कई बार मैंने बताया है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे।
इसको बताएं। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश बताएं, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। अजयपाल, कनकपाल, कनकराव, जगतपाल। चलें, परमार वंश का संस्थापक कौन था? 10 सेकंड का समय है, जवाब दीजिए। आपको बता दें, परमार वंश की बात हो रही है तो परमार वंश के संस्थापक थे राजा कनकपाल। ठीक है, राजा कनकपाल इसके संस्थापक थे। 885 ईस्वी में 885 इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, इसी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था अजयपाल। अजयपाल ने क्या किया था? अजयपाल ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था और चांदपुर गढ़ से श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। कहां से? चांदपुर गढ़ से श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए, राजा अजयपाल। चलें आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न जो लोग विलंब से देख रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य विशेष की परीक्षा में वर्ष 2017 में पूछे गए हैं और उन्हीं 2017 में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? प्राचीन वलित पर्वत कौन नहीं है आपको बताना है। यूराल, अरावली, एंडीज या अल्पेशियन। चले बताएं, प्राचीन वलित पर्वत कौन सा नहीं है? 4 पर्वत है, यूराल, अरावली, एंडीज, अप्लेशियन। इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना। यहां पे आपको बता दें कि बोला जा रहा है कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है, तो यहां पे आप देखेंगे कि एंडीज पर्वत जो है, एंडीज पर्वत ये वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। अब अगर एंडीज पर्वत सही हो रहा है तो एंडीज के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये किस महादेश में पड़ता है? तो ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, अब अगर दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है और आपको बता दें कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं माउंट अंकाकागुआ। माउंट अंकाकागुआ ये है अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना देश में स्थित माउंट अंकाकागुआ जो कि एक ज्वालामुखी शिखर है, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ एंडीज पर्वत जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। अब बात एक और आती है कि ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका से संबंधित है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर संबंधित है, तो ये कितने देशों से होकर गुजरता है? तो आपको बता दें ये कुल 7 देशों से होकर गुजरता है। 7 देश कौन कौन से हैं? पहला आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला पेट्रोलियम के लिए भी प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम का निर्यात भी किया जाता है। दूसरा कोलंबिया, तीसरा इक्वाडोर, चौथा पेरू, पांचवा बोलीविया और छठवां आपका है चिली और 7वां जो देश है वो है अर्जेंटीना। तो याद रखना है कि दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है, यह दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में विस्तारित है। 7 देश कौन कौन से हैं? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। आपका होमवर्क है
आपका होमवर्क है कि आप इन देशों की राजधानियां क्या हैं वो आप बताओगे। साथ ही साथ दूसरा आपका होमवर्क है कि दक्षिण अमेरिका के वो कौन से देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं। दक्षिण अमेरिका के स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। यह भी आपका होमवर्क है। यदि आप अपने परीक्षा के लिए जागरूक हो, माता पिता का पैसा व्यर्थ नहीं कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप गंभीरता से अध्ययन करते होगे। और गंभीरता से अध्ययन कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है, पहला स्थल रुद्ध देश दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से हैं, दूसरा इन देशों की राजधानियां कौन सी हैं। चले आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है। मूल स्थल रूप कौन सा है। मूल स्थल रूप तो आप समझ रहे होंगे ना। मूल स्थल रूप मतलब कि जैसे ही उस भूभाग का या उस क्षेत्र विशेष का निर्माण होता है उसी क्षेत्र में वो रहता है। जैसे यदि हम देखें अवशिष्ट पर्वत, ये मूल स्थल रूप नहीं है, क्योंकि इन पे लगातार अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के फलस्वरूप इनका ये स्वरूप मिलता है। मेनाडॉक ये भी वही है। अपर्दनात्मक जलप्रपात ये भी वही चीज हो गई। तो इसमें ज्वालामुखी शंकु जो है ये आपका कह सकते हैं कि मूल स्थल रूप है। और ज्वालामुखी शंकु जो है आप देखते हो, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसका जो लावा होता है जब उसके मुख के पास जमा हो जाता है तो वो शंकुनुमा आकार ले लेता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि मूल स्थल रूप है। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है किसके द्वारा। 4 विकल्प हैं, आपसे पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा तटीय अपर्दन किनके द्वारा होता है। सामान्य सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा तटीय अपर्दन किसके द्वारा होता है। लहरों से होता है, ज्वार भाटा से होता है, धाराओं से होता है या सुनामी लहरों से होता है। तटीय अपर्दन की बात हो रही है, बताएं सबसे ज्यादा तटीय अपर्दन किनके द्वारा होता है। लहरों से, ज्वार भाटा, धाराओं या सुनामी लहरों से। यहां पे बात हो रही है तटीय अपर्दन की। तटीय अपर्दन की यदि हम बात करें, आप देखते होंगे उदाहरण के रूप में यदि आपने मानसून पढ़ा होगा, मानसून के साथ साथ मानसून यदि आपने नहीं भी पढ़ा होगा, पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बारे में पढ़ा होगा। हमारे पश्चिमी घाट के बारे में यदि आपने पढ़ा होगा और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ा होगा और थोड़ा सा चट्टानों की उत्पत्ति से संबंधित आपकी जानकारी होगी, तो आप देखते होंगे कि जो हमारे पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी घाट है, उसको आप कह सकते हो एक खड़ा कगार है और वहां पे जो मैदानी क्षेत्र है वो कम देखने को मिलते हैं, लेकिन लगातार मैदानों का विकास हो रहा है। जब पश्चिमी घाट आप देखते हो, मान लीजिए ये मैप है आपका, मान लीजिए ये मैप है हमारा, तो यहाँ पे आप देखते हो, जब आप मैप में देखते होगे तो आप देखते होगे यहाँ पे ग्रीनरी बहुत कम देखने को मिलती है इस रेशियो में। जब आप पूर्वी घाट की बात करते हो तो आप देखते हो कि इस तरह से ग्रीनरी, मतलब पूर्वी घाट जो है ये ज्यादा चौड़ा है, पश्चिमी घाट कम चौड़ा है भारत के संदर्भ में। और आप देख रहे होगे कि ये जो क्षेत्र है आपका ये बहुत ग्रीन रहता है, मतलब अब यहाँ पे खेती किसानी और हो रही है, और ये जो क्षेत्र है ये लगातार बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है, समुद्र की जो लहरें हैं वो इनका कटाव कर रही हैं, लगातार समुद्र की लहरें इन पत्थरों को काट रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो तटीय अपर्दन सबसे ज्यादा होता है वो लहरों के द्वारा होता है। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए इसको देखते हैं। वायुमंडल की सबसे परत कौन सी है। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे बोला है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ठीक है, सबसे निचली परत कौन सी है वायुमंडल की, आपको बताना है। चलिए बताएं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। इसमें सबसे निचली परत कौन सी है ये आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, सबसे निचली परत कौन सी है। समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। आपको बता दें कि वायुमंडल में 5 मुख्य परतें हैं।
पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा आपको देखने को मिलता है समताप मंडल, तीसरा आपको देखने को मिलता है मध्य मंडल, चौथा आपको देखने को मिलता है ताप मंडल, और पांचवा आपको देखने को मिलता है वाह मंडल। अब इसमें बोला जा रहा है कि सबसे निचली परत कौन सी है, तो वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, और आप जब मानसून पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे जब हवाएं गर्म होती हैं तो वो ऊपर उठती हैं। ठीक है, गर्म होकर ऊपर उठती हैं, और जब बहुत ज्यादा गर्म हवाएं जो जेट का रूप लेती हैं पौने, जब वो ऊपर उठती हैं तो वो देखते हो आप कि कहां तक उठती हैं, क्षोभ सीमा तक उठती हैं। मतलब क्षोभ मंडल की जो सबसे निचली सीमा है, आप कह सकते हैं कि वहां तक उठती है। तो क्षोभ मंडल सबसे निचला यहाँ पे आपका परत है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? भूमध्य रेखीय परिधि पृथ्वी की कितनी है आपको बताना। चलो बताएं, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? 31,000, 40,000, 50,000 या 64,000? चले बताएं। यहां पे बता दें आपको कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,000 किलोमीटर है। इसको बताएं। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी धारा है जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? चलिए, बढ़िया प्रश्न है। समुद्री जलधाराओं से संबंधित कनारी धारा, क्यूरोसियो धारा, कैलिफोर्निया धारा या हम्बोल्ट धारा? चलें बताएं। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। यहां पे बोला गया है कि कौन सी धारा है प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। मतलब कि बची हुई 3 धाराएं इसमें जो हैं वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, फिर इसके बारे में कुछ डिटेल बताता हूं और इस डिटेल को आपको नोट करना है। आपको बता दें, कनारी, कनारी इसका सही उत्तर है। कनारी जो धारा है ये उत्तरी अटलांटिक चक्र की धारा है और ये ठंडी जल धारा है। ठीक है, अब यदि हम बात करें, सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें क्यूरोसियो की, तो क्यूरोसियो जो जल धारा है ये विशेषकर किस देश से संबंधित है? चीन और जापान से संबंधित है। ठीक है, चीन के, आप कह सकते हैं चीन से जापान की तरफ ये बहती है। और क्योंकि चीन से जापान की तरफ, मतलब कि आपको एक चीज और समझना है, एक होती है गर्म जलधारा और एक होती है ठंडी जलधारा। इसका निर्धारण कैसे होता है कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा? याद रखिएगा, विषुवत रेखा का क्षेत्र होता है। ठीक है, विषुवत रेखा का क्षेत्र है। ऐसी जल, ये ध्रुव हो गया, ध्रुवों का पॉइंट हो गया। ठीक है, ऐसी जलधाराएं जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हैं, दोनों गोलार्धों की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसी जलधारा जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ गति कर रही है वो गर्म जलधारा होगी, और कोई भी ऐसी जलधारा जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ गति करेगी वो ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, तो याद रखना है, विषुवत से ध्रुवों की तरफ तो गर्म जलधारा, ध्रुवों से विषुवत की तरफ तो ठंडी जलधारा। इसी तरह से जैसे हमने कहा कि ये जो जलधारा है ये चीन से जापान को बहती है, चीन से जापान को बहती है। मतलब क्या जा रहा है? दक्षिण से उत्तर जा रहा है। दूसरे शब्दों में विषुवत रेखा से जा रहा है ध्रुवों की तरफ, और अगर विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बह रही है तो ये जो जलधारा है क्यूरोसियो, ये क्या होगी? एक गर्म जलधारा होगी। ठीक है, अब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो क्यूरोसियो के समान ही एक नाम आता है क्यूराइल। क्यूराइल ये भी एक जलधारा है। ठीक है, क्यूराइल जलधारा। अब क्यूराइल और क्यूरोसियो
नाम मिलता जुलता है तो कभी कभी हमें परीक्षा में समस्या होती है। अब क्यूराइल जो जलधारा है इसके बारे में आपको बता दें कि यह एक ठंडी जलधारा है। अगर ये ठंडी जलधारा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये ध्रुवों से जो है ये विषुवत रेखा की तरफ बहती होगी। तो आपको बता दें कि यह कमचटका प्रायद्वीप पड़ता है। कमचटका प्रायद्वीप के तट से बेरिंग जल संधि से दक्षिण को बहती है। बेरिंग जल संधि से यह दक्षिण की तरफ को बहती है कमचटका प्रायद्वीप। आप देख लीजिएगा मैप में, रसिया के क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा, बेरिंग जल संधि देखने को मिल जाएगा, वहां से ये दक्षिण की तरफ बहती है और ये क्यूराइल एक ठंडी जलधारा है। फिर बात आती है कैलिफोर्निया जलधारा। कैलिफोर्निया जलधारा नाम से स्पष्ट है कि कैलिफोर्निया के तटों पर यह बहती होगी। अब ये कैलिफोर्निया के पश्चिमी तटों पर बहती है और यह दक्षिण से उत्तरी, आप कह सकते हैं दक्षिणी से उत्तरी विषुवत रेखा धारा से मिल जाती है। दक्षिण से ये बहती है और उत्तर विषुवत धारा से मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं क्योंकि दक्षिण से बहती है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि ये जो जलधारा है ये एक ठंडी जलधारा है। फिर बात आती है हम्बोल्ट या पेरू। हम्बोल्ट या पेरू की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह बहने वाली जलधारा है और ये जो जलधारा है ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है और दक्षिण में होते हैं ध्रुव। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बह रही है तो ये भी ठंडी जलधारा होगी। तो आपको जल धाराओं के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा में कई बार सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है, कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है, तो उसका आकलन आप कर सकें इसलिए आपको इस हद तक बताया गया। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता, जिसको साफ्टा बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था? साफ्टा का गठन कब हुआ था आपको बताना, चलो बताएं। और साफ्टा में बता दें कि सार्क के 7 विकासशील देश इसमें शामिल हैं। यहाँ पे तो विकल्प गलत लिखा है, माफ करिएगा साफ्टा के बारे में, लेकिन आपको बता देता हूं कि जो साफ्टा का गठन है, साफ्टा का गठन हुआ था वर्ष 1993 में और इसके अंतर्गत जो सार्क के देश हैं, सार्क के 7 विकासशील देश इसमें शामिल हैं। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? अच्छा प्रश्न है। और उत्तराखंड राज्य विशेष के संदर्भ में यदि हम देखें तो प्रश्न काफी साधारण किस्म के हैं, बहुत टफ आप नहीं कह सकते हो। यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर अध्ययन करते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां से आप अच्छे से इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। बताएं, निम्नलिखित में से कौन एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? देखो, उष्णकटिबंधीय वर्ष इकाई है, चंद्रमास ये भी इकाई है, दिवस ये भी इकाई है। मानक समय इकाई नहीं। मानक समय का मतलब होता है किसी विशेष देश, आप कह सकते हो, या किसी स्थल विशेष का या किसी भूखंड विशेष का एक समय जिसके आधार पे वहां की दैनिक गतिविधियां संचालित होती हैं, उसको बोलते हैं मानक समय। ठीक है, तो मानक समय समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। इसको बताएं। बादल परिणाम है किसके? बादल किसके परिणाम है? चलें फास्ट बताएं, बादल किसके परिणाम हैं? वाष्पीकरण के, सामान्य ताप ह्रास दर के, कैटाबैटिक ह्रास दर के, या संघनन के? बादलों का यदि हम देखें निर्माण कैसे होता है, आप जानते हैं कि वायुमंडल में यदि आप देखें तो जलवाष्प मौजूद होती है और जो वायुमंडल में जलवाष्प मौजूद होती है जब उसका संघनन होता है तो वो बादलों के रूप में आ जाता है। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के संघनन के परिणाम स्वरूप बादलों में परिवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब है डी विकल्प, संघनन। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? आपकी परीक्षा में पूछा गया है, बताएं कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। डोडी ताल, देवरिया ताल, बेनी ताल और बांसुरी ताल, 4 तालों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं और संबंधित क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें मैच नहीं करता है, बताएं। डोडी ताल, देवरिया ताल, बेनी ताल या बांसुरी ताल? आपको बता दें इसका सही जवाब है देवरिया ताल।
क्योंकि देवरिया ताल टिहरी में नहीं पड़ता है, बल्कि यह रुद्रप्रयाग में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। चलें, खतलिंग ग्लेशियर कहां पर स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर कहां पर स्थित है आपको बताना। खतलिंग ग्लेशियर कहां पर स्थित है यह आपको बताना है। टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़। खतलिंग ग्लेशियर याद आया कुछ? यहाँ से भीलांगना नदी का उद्गम होता है और भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी डैम स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर जो है ये आपको टिहरी गढ़वाल में देखने को मिलता है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी? पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा, काली नदी, गोमती नदी, शारदा नदी। बात हो रही है पूर्वी धौली गंगा की। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक नदी बताया था जो भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी नदी थी? काली नदी थी। तो पूर्वी धौली गंगा जो है ये काली नदी की सहायक नदी है। चलें इसको बताएं। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? ये प्रश्न क्यों पूछा गया? ये आपसे ये जानकारी नहीं चाहता है कि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये जानकारी चाहता है कि आप करंट से वाकिफ हैं कि नहीं, क्योंकि वर्ष 2017 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और वर्ष 2016 में ये बदलाव आपको उत्तराखंड में देखने को मिले हैं, इसलिए पूछा गया है। तो बताएं, चले जवाब दीजिएगा। ये था राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा था? राजाजी नेशनल पार्क था, जिसका नाम सी राजमाचारी के नाम पर रखा गया है। तो राजाजी नेशनल पार्क आपको याद रखना है। राजाजी नेशनल पार्क इसका सही उत्तर है। ठीक है। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मैंने आपको नाम बताया, सी राजगोपालचारी, इन्हीं के नाम पर ये नाम रखा गया था। और वर्ष 1973 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था वर्ष 1973 में, उस समय इसमें राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या थी वो थी 9। मतलब 9 राष्ट्रीय उद्यानों को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा देने के साथ वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। लेकिन आज के समय में यदि हम देखें तो आज के समय में टोटल आपको 52 टाइगर रिजर्व भारत में देखने को मिलते हैं। और जो 52वां टाइगर रिजर्व बना है वो राजस्थान से बना है, जिसका नाम है रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य था और इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया है। 52वां टाइगर रिजर्व भारत का है, राजस्थान से संबंधित है। ये बताएं, कलियासौड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहां स्थित है? ये भी समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण था, इसलिए ये पूछा गया है। बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। ये स्थित है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। इसको बताएं, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? मतलब यहाँ पे उत्तराखंड के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं जिनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है। मतलब यदि उत्तराखंड राज्य में आप पश्चिम से पूर्व की तरफ की यात्रा करते हैं तो किस प्रकार से ये मिलते जाएंगे, ये आपको बताना है। आपको एक नाम इसमें याद आना चाहिए, नाम है अस्कोट। यदि आपको सिर्फ ये नाम याद आता है अस्कोट, क्योंकि अस्कोट कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में है, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग संरक्षित किया जाता है। सिर्फ आपको इतना पता है कि भैया अस्कोट जो है वो पिथौरागढ़ में पड़ता है, तो तुरंत आप इसका जवाब दे सकते हो, क्योंकि पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी क्षेत्र है, सबसे पूर्वी जिला है उत्तराखंड का। तो आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत आप टिक कर सकते हो। नहीं पता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, क्योंकि केदारनाथ की बात हो रही है। और केदारनाथ आपको बता दें कि चमोली जिले में आपको देखने को मिलता है, बॉर्डर पे चमोली और रुद्रप्रयाग के कह सकते हैं। और केदारनाथ उत्तराखंड का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है। नंदा देवी चमोली में देखने को मिल जाएगा, बिनसर अल्मोड़ा में देखने को मिल जाएगा, और अस्कोट पिथौरागढ़ में। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, यहाँ पे कुछ द्वाब के बारे में बात की गई है। कुछ द्वाब हैं उनके बारे में बात की गई है और कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है इन द्वाब के बारे में और क्षेत्रों के बारे में। तो बताएं।
दोआब मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे आपको उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको जो गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वहां पर आप दोआब देखने को मिलता है। ठीक है, नैनी क्षेत्र जो है वो पूरा दोआब का क्षेत्र माना जाता है। तो इसको बताएं। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको बता देता हूं, तब तक आप अपने उत्तर का चुनाव करें। बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब जो है ये बोला जाता है ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र। क्या है? बिष्ट दोआब, नाम से स्पष्ट है, बिष्ट मतलब ब्यास। ठीक है, ब्यास और सतलज के क्षेत्र बीच के क्षेत्र को बोलते हैं बिष्ट दोआब। फिर आता है बारी दोआब। बारी दोआब जो है वो राबी और ब्यास के क्षेत्र को बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, जरूरी है। ठीक है, राबी और ब्यास के क्षेत्र को बोलते हैं बारी दोआब। फिर आता है रचना दोआब। रचना दोआब का मतलब हो गया राबी और चेनाब के बीच का क्षेत्र। और फिर आता है चांज दोआब, और चांज दोआब बोलते हैं झेलम और चेनाब के बीच। तो झेलम और चेनाब के बीच हो गया चांज दोआब, रचना दोआब हो गया राबी और चेनाब के बीच, बारी दोआब हो गया राबी और ब्यास के बीच, और बिष्ट दोआब हो गया आपका ब्यास और सतलज के बीच। ठीक है, तो इस आधार पे आप अपना टिक कर सकते हैं। इसको बताएं। पूछा गया इनमें से कौन सा एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? इन चारों में से सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थान कौन सा है आपको बताना है। बताएं, सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थान कौन सा है? यहाँ पे है अरावली की पहाड़ियां, सिंधु गंगा का मैदान, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। सबसे ज्यादा संवेदनशील इनमें से कौन है? आप जानते हो पश्चिमी घाट जो भारत में है, भारत का पश्चिमी घाट जैव विविधता के दृष्टि से, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से, और आप कह सकते हो वन्य जीव संरक्षण की दृष्टि से, आप कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से संबंधित, मतलब जो हमारा पश्चिमी घाट है वो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी घाट। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन कौन सा करता है? बताएं। क्योंकि देखो मानसूनी जलवायु तो है नहीं कि मानसून वर्षावन ये चीजें दी हुई हैं, ये तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के समीप के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, मानसून सवाना जलवायु भी नहीं है। इसका सही उत्तर है डी विकल्प, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। यहाँ पे कुछ नदियां दी हुई हैं और उनके उद्गम क्षेत्र दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है। जैसे कावेरी नदी, झेलम नदी और कृष्णा नदी की बात हो रही है यहाँ पे, और स्थल दिए हुए हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बेरीनाग सूता या झरना, महाबलेश्वर। तो चले बताएं। सबसे पहले आप जानते हो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। तो कावेरी को आप ब्रह्मगिरी से मैच कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरी नदी यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वो है झेलम का जो उद्गम है वो होता है बेरीनाग झील से। और तीसरा आपको देखने को मिल रहा है कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। ठीक है, चलें। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। चलें, जवाब दीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बता दें, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी आपकी है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी की यदि हम बात करें, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। 1465 किलोमीटर की इसकी कुल यात्रा होती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होती हुई यह बहती है। और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है एनम, पांडुचेरी का क्षेत्र एनम भी इसमें पड़ता है। तो कौन कौन से राज्य इसके जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं पता होना चाहिए। महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती हुई, फिर ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और उससे पहले, मिलने से पहले ये एनम से भी होके बहती है। एनम पांडुचेरी का क्षेत्र है। ठीक है, चलें। भारत में सर्वाधिक विस्तार वाला राज्य है, यहाँ पे त्रुटि है। यहाँ पे पूछा गया था
सिंचाई की सुविधा वाला, मैं एक बार देख लेता हूं प्रश्न क्या था। प्रश्न है यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए बताएं, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? सिंचाई की सुविधा सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में दी गई है? सबसे ज्यादा किस राज्य में है, आपको बताना है। बताएं, भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई की सुविधा इनमें से किस राज्य में उपलब्ध है? सिंचाई की सुविधा की बात करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा वर्तमान समय में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इसको बताएं। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है कौन सी है? इनमें से कौन सी श्रृंखला है जो दूर संचार के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं? आप जानते हैं इनसैट। इनसैट का नाम आता है, ये महत्वपूर्ण है और इसी का सही उत्तर है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप करंट अफेयर से हमारे जुड़े हैं, कई बार मैंने इसको आपको बताया। बताएं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत, या अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में द्वीप। आपको बता दें कि दक्षिण गंगोत्री जो है ये अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है और भारत का सबसे पहला शोध केंद्र था दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद 2 और शोध केंद्र हैं जो वर्तमान समय में कार्यरत हैं। दक्षिण गंगोत्री अब कार्यरत नहीं है। 2 और कौन से हैं? एक है मैत्री और दूसरा है भारती। मैत्री और भारती 2 शोध केंद्र अंटार्कटिका में हमारे कार्यरत हैं। अब गंगोत्री कार्यरत नहीं है। ठीक है, तो 3 हमारे शोध केंद्र सब मिला के हमें याद रखना है। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कितना आसान सा प्रश्न है, बताएं। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? चले फास्ट जवाब दीजिएगा। कुछ गिने चुने प्रश्न हैं, हमें समाप्त करना है। तमिलनाडु का समुद्र तट, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहते हैं हम। ठीक है, मालाबार तट हम कहते हैं केरल को। कोंकण तट में यदि हम देखें तो गोवा महाराष्ट्र को जोड़ लेते हैं। और साथ ही साथ काठियावाड़ तट की बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाता है गुजरात, और इसके बाद मालाबार आपका हो ही गया। ठीक है, चल कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन सा जल प्राप्त करता है? इसमें कौन सा राज्य? आप जानते हैं सतलुज नदी पर बनाई गई है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, और इस परियोजना से 3 प्रमुख राज्य हैं जो जल प्राप्त करते हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। सी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, हम सब जानते हैं, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। बताएं। यहां पे आपको बताना है अनुच्छेद नंबर 164 से। क्या? अनुच्छेद नंबर 164। इसको बताएं। उत्तराखंड के लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं 2017 में, याद रखिएगा। तो आप परीक्षा के माहौल में बैठकर इनका जवाब दीजिएगा। बताएं, उत्तराखंड से लोकसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? आप जानते हैं उत्तराखंड से लोकसभा में कुल 5 सदस्य भेजे जाते हैं। इसको बताएं। उत्तराखंड के विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं? 1 सदस्य मनोनीत किया जाता था, एंग्लो इंडियन, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। इसको बताएं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी कहाँ स्थित है? सभी की इच्छा होती है यहाँ पहुंचने की, तो कहाँ पर देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है मसूरी में। इसको बताएं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कई बार आपको बताया गया, अब तो रट गया होगा ये सारी चीजें आपको। कौन थे? एपी नवानी। कौन थे? एपी नवानी। ये विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की महिला राज्यपाल थी? उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको बताना है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपको बताना है। चलें, शीघ्र जवाब दीजिएगा।
उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी मार्गरेट अल्वा। ठीक है, चलें इसको बताएं। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्थानों को आवश्यक माना गया है? कौन से ऐसे संस्थान हैं जो संघवाद को आगे बढ़ाते हैं, जो ये बताते हैं कि राज्य को भी भारत में शक्तियां उतनी ही हैं और केंद्र को भी इतनी ही हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में आप देखने को पाओगे, चले संघवाद को बढ़ावा देने वाले, मतलब संघ को शक्तिशाली बनाने वाले यदि हम देखें तो इसमें आप देखोगे एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो उपरोक्त सभी हैं जो कहीं ना कहीं संघवाद से जुड़े हुए हैं। इसको बताएं। ये तो रट गया होगा और आज का लास्ट प्रश्न है यही। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 याद हो गया होगा कि आर्टिकल 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। चलो इसको बता दो। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ओबीसी के लिए मतलब सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है वो किस अनुच्छेद के माध्यम से है? तो वो है 15(4) के माध्यम से। अनुच्छेद 15(4) के माध्यम से है, तो 15(4) यहाँ पे है। 16(4) क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 16(4) कहता है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में पद हैं उनका भी आरक्षण किया जाएगा शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ओबीसी के लोगों के लिए। तो ये सी विकल्प आपका सही उत्तर। इसको बताएं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है इसमें से? फास्ट बताएं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, इसको बताएं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया है आपको बताना है। चलें, ये किया गया है 338 का के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः किससे है? लगातार मांग उठ रही है संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर। तो किसमें सुधार को लेकर मांग उठ रही है आप जानते हो? किसमें? सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर मांग उठ रही है कि सुरक्षा परिषद में कुछ अन्य देशों को भी जोड़ा जाए। 5 अस्थायी सदस्य हैं इसमें, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। कुल मिलाकर 15 सदस्यों से मिलकर सुरक्षा परिषद बनती है। बताएं, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? सबसे पहला जो सार्क सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो वर्ष 1986 में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलें आगे। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहां पर? विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1997। आप जानते हो कि ये जो पर्यावरण सम्मेलन था 1997 का, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए था, जिससे कि ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है उसको रोका जा सके। और इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हो। कहां पे हुआ था? क्योटो में हुआ था। चलें, आज का लास्ट प्रश्न, भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है क्या? जो हमारी पॉलिसी है न्यूक्लियर पॉलिसी, उसमें क्या संबंधित है आपको बताना है। बताएं, भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या कहती है? भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी कहती है कि भैया हम जो है वो किसी पर सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, पहल नहीं करेंगे, युद्ध की पहल नहीं करेंगे। दूसरा, एक तरफा प्रतिबंध नहीं करेंगे इस पे, और न्यूनतम विश्वसनीय निवारण ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं उपरोक्त सभी, ये आपको याद रखना है। तो आज 50 प्रश्न थे, 50 में किसके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कुछ प्रश्न आपके होमवर्क दिए गए थे, उनका भी जवाब आपसे अपेक्षित है। धन्यवाद।